सीआरपी सोल्व कर रहे हैं जिसमें पहला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, हर चीज को आपको देखना है, अपन सिस्टमैटिक करेंगे, हर क्वेश्चन के बाद आपको मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा सारी चीजें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। अब देखो पहला दे रखा है ए ऑप्शन में ये बोल रहा है कि a drop of rain falling down with a constant speed। आएगा समझ में कि एक रेन ड्रॉप है जो कि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा, रेन ड्रॉप से इस तरह से ये आएगा समझ में। अगर ये नीचे जा रहा है तो इस पे नीचे की ओर क्या mg लग रहा है, यस, और ऊपर की ओर और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है और इसमें एक्चुअली ऊपर की ओर जो हमारा विस्कस फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई r ईटा वी। हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ने वाले हैं विस्कस फोर्स, इसे बोलते हैं विस्कोसिटी फोर्स। तो एक्चुअल में एक बात बताओ, एक कांस्टेंट अगर वेलोसिटी जा रहा है तो इस पे नेट फोर्स की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, F नॉट। जितना ऊपर फोर्स लग रहा है जितना नीचे, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 0। आ रही मेरी बात समझ में। दूसरा बी ऑप्शन, a cork of mass 10 ग्राम floating on water। देखो कोई भी एक कॉर्क है इसका 10 ग्राम मास है जो इस पे फ्लोट कर रहा है वाटर पे। इज दैट क्लियर? अच्छा एक बात बताओ यार, इसमें नीचे की ओर क्या लग रहा है हमारा, mg लग रहा है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर वाटर के अंदर है तो ऊपर की ओर एक बैलेंसिंग फोर्स लगता है जिसे मैं Fp बोल रहा हूँ। आ रही बात समझ में। और इसको भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर भी ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो इस केस में भी नेट फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए ए डी हो गया हमारा। सी की बात करें हम यहाँ पे। सी क्या दे रखा है, ए काइट स्किलफुली हाइड स्टेशनरी इन द स्काई। ये हमारी काइट है। अरे बात समझ में, इस तरह से स्काई में मतलब घूम रही है। अच्छा नीचे तो हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, इसमें mg लगता है, और ऊपर की ओर क्या इस पे एयर ड्रैग लग रहा है क्या, और एक और यहाँ पे रस्सी, अगर मान लो कि स्काई में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रस्सी पकड़े इस तरह से हमारी, तो इस पे नीचे की ओर एक और कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स है। जी सर, आ रहा है समझ में। अभी भी इसमें बिल्कुल ये कांस्टेंट मतलब रखी हुई है, तो इस पर भी ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो यहाँ पर भी टोटल जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या लगता है, क्लियर है? यस। क्वेश्चन नंबर डी में बोल रहा है एक कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर ऑन अ रफ रोड। अब देखो यार, ये कोई कार है जो कि मूव कर रही है, ठीक, ये इधर जा रही है कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से 30 किलोमीटर पर आवर से होगी। अब देखो रफ रोड में जा रही है, ठीक है बेटा, ऐसे इधर आ रहा, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है क्या, फ्रिक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स एक इक्वल टू म्यू इनटू ए होता है, कल मैंने बताया था। यस सर। नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, यहाँ पे mg ये बड़ा है क्या बने। इस केस में सिर्फ इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा होता है। अरे बस समझ में। तो इस वाले फोर्स, तो यहाँ पे F नेट होगा वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे इन तीन केस में 0, लेकिन इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है। अरे बात समझ में, नहीं तो अरे बात समझ में ये, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, इसके हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट कौन सा बचा बेटा, क्या बोल रहा है, ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम अ मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो कोई भी एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो कि यहाँ पे मूव कर रहा है, आ रही बात समझ में। अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे हम लोग कि किस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक्चुअली ये भी हम पढ़ेंगे, ये 12th का पोर्शन है जो 12th में पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या बोला है कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे इसमें कोई भी चेंज मतलब वो वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मोशन कर रहा है, नीचे को कौन सा फोर्स लग रहा है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स है। अरे इलेक्ट्रॉन का चाहे मास यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे छोटा हो, लेकिन मास तो रहता है ना थोड़ा बहुत, तो
अब उसे नेग्लिजिबल तो नहीं मान सकते, कुछ तो मास होगा पार्टिकल का। बट कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अरे बात समझ में? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁵ तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से फ्री है एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो यहाँ पर क्या स्पेस ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, मतलब जो जितनी भी बाकी ऑब्जेक्ट उनसे बहुत दूर है, स्पेस में मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन भी नहीं लगेगा। आने बात समझ में? चल रहा है तो देयर इज यहाँ पे भी F नेट कितना हो जाएगा बताओ जरा? 0 क्लियर? इसको नोट कीजिए फिर हम आगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ये पहला हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसे बोल रहा है कि पेपर ऑफ मास 0.05 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव अ डायरेक्शन और इन मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द। एक बात बताओ, अभी ये अपवर्ड डायरेक्शन में मान लो मोशन कर रहा है, इसका जो मास है वो दे रखा है अपना यहाँ पे 0.05। अरे बात समझ? अच्छा, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स यहाँ पे नीचे की ओर लग रहा है और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है बताओ जरा? mg। तो यहाँ पे F = F 0.05, g की वैल्यू में 10 ले लो, तो ये हो गया 0.5 न्यूटन। एक्चुअली यहाँ पे 9.8 होती है, देखा जाए तो 9.8 ही हो क्या फर्क पड़ता है, तो ये हो जाता है 0.49 न्यूटन। क्लियर? अब देखो इसकी जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो क्या है बताओ जरा? डाउनवर्ड। क्लियर है? उसके सेकंड केस में अभी तो ये जा रहा था ऊपर, अब यही पैरेलल अभी नीचे जा रहा है इस केस में, तब भी नीचे जा रहा है तो भी फोर्स क्या लगेगा? अरे बात समझ में? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेम यही। इज दैट क्लियर? उसके आगे बोल रहा है कि डू यू आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन। ठीक है, अगर मान लो इस पे इस तरह पेपर यहाँ से लेकर तो तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगने वाला है बताओ जरा? नीचे। तो आंसर आएगा इसका नो, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अरे बस समझ, सब में क्या होगा? डाउनवर्ड, और वैल्यू क्या रहेगी? 0.1 आएगा। समझ में आ गया? तो ये दूसरे के A, B और C तीनों ऑप्शन है, तो A, B और C तीनों को अपन ने यहाँ पे कर लिया है। समझ में आ गया? सभी में क्या लगेगा? नीचे की ओर डाउनवर्ड फोर्स, और उसकी वैल्यू क्या होगी? 0.4। इसको नोट कीजिए फिर हम आगे। नेक्स्ट बंदा बोल रहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1। ठीक है, पहला केस देखिएगा। जस्ट आफ्टर अ ड्रॉप फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन, अगर कोई स्टेशनरी ट्रेन है उसकी विंडो में से, मतलब अभी ट्रेन है इसमें से अगर विंडो में से अपन कोई बॉल को इस तरह से ड्रॉप करें तो नीचे की ओर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा? अरे बात समझ में? तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा? F = mg। m कितना देखा है? 0.1 है ना, और ये 9.8, तो 0.98 न्यूटन हो जाएगा क्या? अरे बात समझ? इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ जरा? समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन इसका बी, ये बोला था कि जस्ट आफ्टर ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ द रनिंग ट्रेन एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर। अगर एक बात बताओ, रनिंग भी हो तो भी कोई चेंज आएगा क्या? अरे यार ठीक है, साइकिल वेलोसिटी, लेकिन फोर्स तो हमेशा कहां लगेगा? नीचे। अपने को तो छोड़ दिया फ्री ग्रेविटी में, तो नीचे की ओर एक फोर्स आएगा, तो यहां पर सेम एस अरे बस समझ में एक की तरह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, इसमें आप ये समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है ट्रेन के आगे मान लो, लेकिन उससे क्या क्या लेना है? फोर्स तो कहाँ लगेगा? नीचे। ग्रेविटी तो नीचे लगेगी। हाँ, अगर एक्सेलरेशन होता तो फिर एक सूडो फोर्स लग जाता है इसमें। अरे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है जस्ट आफ्टर ठीक है, जस्ट आफ्टर ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा। देखो जैसे मान लो इसको अपन ने ड्रॉप किया तो mg तो नीचे लगेगी, अगर ये a से का तो यहाँ पे जस्ट सूडो फोर्स हो जाएगा क्या इसमें? अरे बात समझ में? तो टोटल जो फोर्स अभी दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो F नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा? अंडर mg का स्क्वायर प्लस m का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा? m स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ से m कॉमन ले लो, अंडर g स्क्वायर प्लस g, और a की वैल्यू आपको पता है, आप चाहे तो यहाँ से पुट कर सकते हैं। g की जगह 10, a की जगह 1, m भी आपको पता है, और इसकी डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई?
इनके कहीं ना कहीं बीच में होगा, तो इस पे लगने वाला फोर्स कहीं ना कहीं बीच में होगा। और ये वाला मान है थीटा, तो यहाँ पे जो अपन मान सकते हैं भाई, तो यहाँ से जो आ जाएगा ये जो टेन थीटा हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा जी बाई ए। आएगा समझ में? ये थीटा इसके साथ है तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, अरे मतलब एक से एक्सिस में, तो इसको फोर्स को अपन लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल टू, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है क्या, माइनस एम ए आई के, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में लग रहा है क्या, माइनस एम जी जी का कोफिशिएंट अपन आई का कोफिशिएंट, तो जी से जी, ए से एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी अपॉन यहाँ से आ जाएगा एंगल भी, तो ये एंगल इतना बनाएगा और साथ में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा। डायरेक्ट पुट करते हैं बस, आगे बात समझ में जी। तो ये सी एक और दे रखा है क्या इसमें, डी, यहाँ पे डी, लाइन ऑन द फ्लोर। अब देखो अगर मान लो हम ट्रेन के अंदर है, ट्रेन के अंदर मान लो आप किसी बॉल को इसे ड्रॉप करो, ट्रेन चाहे एक्सेलरेशन मूव करे, तो क्या हम ट्रेन के अंदर, तो हम ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, अरे हम ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, आ रही बात समझ में? अगर हम ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हम पे शूडो फोर्स तो तब भी लगेगा पीछे की, आ रही बात समझ में? देखो यहाँ पे क्या क्या सीन होगा, पहला सी में लिखा है अपन ने, जस्ट आफ्टर ड्रॉप फ्रॉम द विंडो अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद, इस केस में तो ये फोर्स लगेगा, जस्ट छोड़ा है तो उसमें शूडो फोर्स भी ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेटिंग द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटेड टू द ट्रेन, ठीक। अब मान लो ट्रेन के अंदर ही है और इस बॉल को हम यहाँ से ड्रॉप करें, नीचे क्या लग रहा है बेटा इसमें, तो अगर हम ट्रेन के अंदर ही बैठे तो फिर हमें क्या इसमें ए की फोर्स दिखाई देगा, अगर कोई बाहर खड़ा है तो उसको तो यहाँ पे लगेगा कि भाई ट्रेन एक्सेलरेट करी तो एक स्लो फोर्स से लगेगा, आगे बात समझे? लेकिन अगर कोई हम ट्रेन के अंदर, अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है तो हमें सिर्फ क्या दिखेगा इसका, तो हमें सिर्फ दिखेगा एफ नेट इक्वल टू mg, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, डाउन। आएगा समझ में? अगर ट्रेन के अंदर ही है तो, लेकिन ट्रेन के से बाहर तो हमने छोड़ा तो उसमें एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग गया, स्लो फोर्स भी जस्ट लगेगा ही, तो ट्रेन तो एक्सेलरेट करेगी तो उसमें से उसमें स्लो फोर्स जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर भी स्लो फोर्स तो यहाँ पर जनरेट होगा, लेकिन किसके वाले के लिए, बाहर वाले के लिए। आगे बात समझ में? अंदर वाले बंदे को तो क्या लगेगा भैया, इसी से है ना, आपको ग्रेविटी इस तरह से आएगा, आपको ऐसा थोड़ी कि इधर भी जाता दिखे और पीछे भी जाता दिखे, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो ऐसा अगर होता ना, तो जैसे मान लो कि आपने जब तुम्हारा आप ऐसे ऊपर कूदे तो अब ट्रेन की एक बोगी में से दूसरी बोगी में चले जाएंगे, इसके मतलब ट्रेन आगे निकल गई, आप पीछे, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है क्योंकि हम किसके ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम मूव कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई? चलिए इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला one end of the stream is the length L connected, the particle is the mass m and the other of the small thing on the smooth horizontal table. Question number 4, if the particle moves in a circle with a speed v and the net force on the particle direct towards the center is, देखो यहाँ पे एक्चुअली हम मान सकते हैं कि ये टेबल है हमारी, एक पार्टिकल है कि हम सेंटर पे अपन ने प्रेस किया है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये रस्सी एल और यहाँ पे ये फिक्स है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका मास है। आगे बात समझ में? और ये टेबल है हमारी, यहाँ का सीन क्लियर है बेटा? अब देखो इस पे क्या क्या सीन होगा कि यार इस रस्सी में इधर की ओर क्या टेंशन जनरेट हो जाएगा और इधर की ओर, एक्चुअली ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है, तो टेंशन को बोलते हैं यहाँ पे हम सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं? पेटल फोर्स। ऐसे यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे एक फोर्स लग जाता है जिसे mv²/r बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे r = l है, तो ये जो mv²/l जो होगा वो फिर कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। आएगा समझ में? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये वैसे भी ये दोनों आपस में क्या है, जनरली सेम होती है। आगे बात समझ बेटा? तो अब देखो यार यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं टुवार्ड द सेंटर, तो कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे? टेंशन। आगे बात समझ में? तो टुवार्ड द सेंटर कौन सा लगेगा यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? क्या लिखा है यहाँ पे? फोर्स टुवार्ड द सेंटर। कितना लगेगा भैया? क्लियर है बेटा? ये तो टुवार्ड द सेंटर है, लेकिन अगर नेट फोर्स की बात करूं मैं, तो देखो एक मान लो नेट फोर्स, मान लो यहाँ पे कुछ एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो एफ होगा, वो क्या होगा, मतलब जो कितना ज्यादा फोर्स होगा, तो देखो टेंशन, मान लो टेंशन अगर ज्यादा रहा
तो ये ब्लॉक इधर चला जाएगा, है ना, ये ज्यादा रहा तो ये इधर गया, अरे बस तो ये जो फोर्स होगा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ जो एफ ने अगर यहाँ पे एम स्क्वायर ये ज्यादा होता है इसका मतलब, तो यहाँ पे तो ये ब्रेक हो जाता है ना यहाँ ब्रश से कि जितना टेंशन सेंटर होता है, तो जनरली कितना हो गया भाई सेंटर पे पूछा है तो हमसे ई होगा, बस ये याद रखना है 4 to 1 ये एक्चुअली इसका है हमारा सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन में पूरा इसको अपन डिटेल में करेंगे, तो कर लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा है कि कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। ओके देखो एक्चुअली क्या कर रहा है अपन, ये कोई भी ब्लॉक है हमारा जो कि इनिशियली इसकी जो स्पीड है यू इक्वल टू क्या दे रखी है हमें 15 मीटर पर सेकंड, इसमें रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, आगे बात समझ में, रिटार्डिंग फोर्स तो मतलब इसकी जो स्पीड है वो क्या स्लो डाउन हो रही है क्या जी, अगर स्लो डाउन हो रही है तो एक टाइम आने के बाद ये जो पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है v इक्वल टू कितना हो गया, फिर टाइम पूछा कि कितने टाइम के बाद ये रुक जाएगा, अरे बात समझ में। अच्छा एक बात बताओ भैया, फोर्स इक्वल टू m into a पढ़ा है सभी ने, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है बताओ जरा, 50, मास कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पे रिटार्डेशन पता चल गया अपने को 50/20 मीटर पर सेकंड, अरे बात समझ में। अब अपने न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ न्यूटन क्या था, v इक्वल टू प्लस 80, ये पूछा है। अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाए, u कितना है, रिटार्डेशन तो माइनस लगा सकते हैं, a कितना है आपका 0.5 टाइम, इसको 2.5 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये 0.5 नेगेटिव है तो इधर प्लस हो जाएगा क्या, यस, तो यहाँ पे जो t इक्वल टू यहाँ तो हो गया 15/2.5, यहाँ पे एक 0 लगा दूं मैं और ये पॉइंट बढ़ा दूं मैं, तो 5 2 जा 5 5 5 बन जाए 5 6 2 जा, आसान है, यस। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 5 नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बेटा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसका जो मास है वो दे रखा है 3 किलोग्राम, ठीक है। अभी ये स्पीड से चल रहा था जिसे हम बात कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको आगे की ओर थोड़ा सा और एक फोर्स से मैंने पुल किया है, मतलब पीछे से चलो मैंने पुश किया है इसको, पीछे से मैंने फोर्स लगा दिया, तो इससे क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप इस स्पीड से आपको और कोई फोर्स लगा दे पीछे से तो आपकी स्पीड जो है यहाँ पे तो और बढ़ जाएगी। तो अब ये जो स्पीड जो है इसकी, अब ये स्पीड बोल रहा है ये हो जाएगी 3.5 मीटर पर सेकंड, और ये जो प्रोसेस होने में जितना टाइम लगा वो कितना सेकंड रखा है 25 सेकंड, आ रही बात समझ में जी सर। तो भैया ये बोल रहा है कि फोर्स की अपने को नेट फोर्स की वैल्यू डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन सेम है तो सिंपल सी बात है, इन द मोशन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा क्या फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाता यहाँ पे फोर्स तो क्या ये स्लो डाउन हो जाता, अगर अपोजिट डायरेक्शन लगता तो स्लो डाउन हो जाता, लेकिन मैं डायरेक्शन मोशन लगा रहा हूं तो यहाँ पे स्पीड देखो बूस्ट हुई है क्या। चलिए भैया तो पहले तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्या होता है बेटा v फाइनल माइनस v इनिशियल डेल्टा t है, t फाइनल माइनस ये की बात है। तो एक्सेलरेशन v फाइनल कितना होगा 3.5 माइनस डिवाइडेड बाय 25 सेकंड्स, यस ठीक है। तो इट इज 1.5 बाय 25, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा दूं, इसको हटा दूं मैं 5 3 4 5 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा अपना 3/50 हो गया एक्सेलरेशन, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अच्छा अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है F इक्वल टू m होता है क्या, F नेट फोर्स जो F इक्वल टू होता है, यहां पे m कितना दे रखा है इसका, ठीक है। और ये कितना आया अपना 3/50 9/50 इज दैट क्लियर, यस सर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। पहले शायद 5 kg का उस पे दो फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं 8 and 6,
Is that clear? Yes. So you have to find out here the net acceleration. ठीक, चलो बेटा कर दो। ये 5 kg का कोई ब्लॉक है, कर दो इसको बेटा शुरू। Yes sir. 5 kg का इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक साइड अपन ने यहाँ पे 6 न्यूटन लगा दिया और एक साइड लगा दिया यहाँ पे 8 न्यूटन। ऐसे कुछ हो रहा है? Yes. और दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। हमारे पास समझ बेटा। अच्छा तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ, दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपने F नेट या कोई भी हम रिजल्टेंट चीजें अगर निकालें तो दो फोर्स लगता है तो उसको ऐसे निकालते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। याद हो गया आपको रिजल्टेंट का पढ़ा था, ठीक। वैसे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा? 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। 0 सभी को बताइए। तो चलिए अभी हम प्रूव करते हैं। F1 स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 बाकी के टर्म तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे F नेट 100 मतलब 10 36 प्लस 64 रूट 100 और रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो यहाँ पे जो अपना F नेट आ गया वो आ गया हमारा 10। इज दैट क्लियर? अब हम जानते हैं कि F नेट जो होता है वही M into A के इक्वल होता है। F नेट इज 10 एंड व्हाट इज M? 5। A equal to 10 by 5 कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यस सर। इस एक्सप्रेशन क्या हो गया? चलिए इसको ओके। A driver of 3-wheeler moving with a speed of 36 km/h, ठीक है। तो यहाँ पे सीन क्या है? 3-wheeler तो आप जानते ही हो, है ना? ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे आगे, ठीक है। ऐसे कुछ होता है। अब ये जो इस इधर जा रहा है कितना किस स्पीड से? 36 km/h, ठीक बेटा। अगर इसको मुझे 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है तो मैं पहले देखो 36 किलोमीटर को क्या 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हो जाएगा और 1 आवर में क्या 3600 सेकंड्स होते हैं। 0005/18। अब देखो यार कभी भी आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो बस 5/18 से आप क्या कर दोगे उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। आएगा समझ में? Yes. If you want to convert kilometer per hour into meter per second, then you have to multiply with the 5/18. ठीक है? तो यहाँ पे 18 बन जाए लेकिन 2 it is 10 meter per second. Yes. ये तक समझ में आ गया? मतलब इसको हम लिख सकते हैं ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। Is that clear? ये देखता है कि यहाँ पर एक बेबी बॉय खेल रहा है, ठीक है? वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसने देख के मतलब उसने क्या किया? ब्रेक लगाया। अरे का सर सीधी सी बात है, ब्रेक लगाया होगा और ये ऑटो यहाँ से लेके यहाँ पे आके रुक जाता है। अरे का समझ में? ऑटो यहाँ पे आके क्या हो जाता है? ये रुक जाता है। यहाँ तक का सीन समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। A child standing in the middle of the road and the brake is the vehicle is the 4 second. टाइम कितना लगता है इसको बताओ? 4 सेकंड। तो आपको देखो क्या क्या गिवन है। पहले स्पीड गिवन है, आपने निकाली है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम गिवन है आपका क्या है? 4 सेकंड। और आगे बोल रहा है कि यहाँ पे 4 सेकंड जस्ट ऑफ टाइम टू शेव द चाइल्ड। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल द मास ऑफ द 3 व्हीलर एंड 400 kg एंड द मास ऑफ द अच्छा इसका 400 इसका 65 टोटल मास क्या 465 किलोग्राम लिखूं मैं? यस सर। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलिए भैया। अच्छा फाइनली आपने स्टॉप हो गया तो वेलोसिटी क्या होगा? 0 यहाँ पे रिटार्डेशन निकाल सकते हैं अपन v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t ना। तो a इज इक्वल टू v फाइनल 0 माइनस 10 डिवाइडेड 4 तो एक्सप्रेशन जो है माइनस 2.5। यस अरे बात समझ में? तो अच्छा रिटार्डिंग फोर्स जो होगा यहाँ पे f इक्वल टू क्या? टोटल नेट f इक्वल टू हो गया। यस m कितना दे रखा है? 465 मल्टीप्लाई बाय -5। इसका मतलब ये माइनस रिटार्डिंग फोर्स क्यों लग रहा है भैया? नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है क्या ये? रिटार्डेशन कर रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इतने न्यूटन? तो अब देखते हैं कितना आता है इसका 5 से आया 12 16 so तो ये हो जाएगा 1 ये आ जाएगा अपना 1162.5 न्यूटन। अरे बात समझ में? यस सर। तो कर लीजिएगा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर कितना है? 8. क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि कोई भी हमारा रॉकेट इसमें मतलब ऐसे तो ये ऊपर क्यों जा रही है, अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लग रहा है इसमें F, है ना। तो इसको लॉन्च करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स अगर हम अर्थ से लॉन्च करें इसको, तो अच्छा इस पे दो फोर्स यहाँ पे लगेंगे, एक तो mg लगेगा क्या, और एक किसी x डायरेक्शन से जा रहा तो एक क्या लगेगा, फ्लो फोर्स। तो टोटल थ्रस्ट फोर्स की कितनी जरूरत पड़ेगी अपने को, mg प्लस ma की जरूरत पड़ेगी क्या? F इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा, mg प्लस ma। तो F इक्वल टू m कॉमन ले लें यहाँ से, g प्लस a, तो F इज इक्वल टू कितना, m कितना है बताओ जरा, 20,000 kg, g is 10 और a कितना है 5, है ना। तो 15 15 टू जाना 4, तो ये हो गया अपने पास इतना कुछ न्यूटन फोर्स रहेगा, तो 300 किलो न्यूटन फोर्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. कर लीजिएगा इसको नोट। गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ बोल रहा है, देखो जरा, the body of mass 0.4 kg moving initially with the constant speed of 10 meter per second in the north direction। ठीक, तो हम पहले यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं, इसको नॉर्थ बोल रहे हैं, इसको साउथ बोल रहे हैं, इसको ईस्ट बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, इस तरह से। अब यहाँ पे ये पार्टिकल जो है ये एक्चुअली ये वर्टिकल नहीं है, नॉर्थ का मतलब ये हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन एक को मैंने नॉर्थ माना है बोर्ड के हिसाब से मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है बंदा बोल रहा है कि भैया यहाँ पे इसकी जो इनिशियल स्पीड है मतलब वो 10 मीटर पर सेकंड है, कोई पार्टिकल यहाँ से इधर की ओर मूव कर रहा है और इसकी जो स्पीड है वो इधर की डायरेक्शन में क्या है 10 मीटर पर सेकंड, और इसका जो मास क्या दे रखा है अपना बेटा 0.4 किलोग्राम। याद क्लियर है? आगे बोल रहा है कि फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। अब हमने क्या किया कि 8 न्यूटन का एक फोर्स यहाँ पे लगा दिया साउथ की डायरेक्शन में, आ रही बात समझ में। और ये कितने टाइम के लिए लगाया अपन ने यहाँ पे 30 सेकंड के लिए। इज दैट क्लियर? तो आगे बोल रहा है बंदा 30 सेकंड टेक द स्टैंड दैट द फोर्स इज अप्लाइड एट t equal to 0 द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज, मतलब हमने यहाँ पे x equal to 0 मतलब यहाँ पे पोजीशन क्या अभी ओरिजिन पे लग रहा है आपको, तो यहाँ पे जब टाइम इक्वल टू 0 था तो इसकी पोजीशन भी क्या मानी अपन ने 0। ये बोल रहा है ये क्वेश्चन में। आगे बोल रहा है यहाँ पे एंड व्हेन द पोजीशन इज -5 सेकंड 25 सेकंड एंड 100 सेकंड। ये -5 सेकंड कहाँ से आ गए, वो 5 सेकंड होगा, ठीक है। 25 सेकंड एंड -5 सेकंड का मतलब हम कहाँ में चले गए, पास्ट में चले गए। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम पास्ट में चले जाए, अभी तक कोई टाइम मशीन ही नहीं बनी ऐसी। तो चलिए गेट रेडी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये आगे जा रहा है, अगर मैं पीछे की ओर फोर्स लग रहा है तो इसमें रिटार्डेशन होगा कि एक्सेलरेशन होगा। आप दौड़ रहे आगे तो अपन पीछे कोई आपको पकड़ के खींचे तो रिटार्डेशन होता है। तो चलिए पहले तो रिटार्डिंग फोर्स निकालते हैं। तो F इक्वल टू m होता है क्या, तो यहाँ पे F दे रखा है 8, m कितना दे रखा है 0.4। रिटार्डेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। A इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.4, एक जीरो लगा पॉइंट हटा दो 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में? तो अब बोल रहा है यहाँ पे आपको पोजीशन निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, ओके। अच्छा कितने टाइम बाद ये इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो आपने एक कितनी डिस्टेंस के बाद यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, हमने वैसे डिस्टेंस टाइम देखते हैं, टाइम निकाल लेता है। तो v इक्वल टू आपने पढ़ा u प्लस 18, फाइनल वेलोसिटी अभी इनिशियली क्या है, रिटार्डेशन कितना लग रहा है -20। अरे बात समझ में, माइनस भी लिया क्योंकि रिटार्डेशन लग रहा है। ये यहाँ पे तो t इक्वल टू क्या 0.5 सेकंड हो गया क्या बेटा, मतलब 0.5 सेकंड के बाद यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई हमारी 0 हो गई। इसके बाद ये अब यहाँ पे फोर्स तो कंटिन्यू है, तो अब यहाँ से ये यू टर्न मान लेगा, अब ये कहाँ की ओर मोशन करने लग जाएगा, नीचे की ओर। यहाँ तक का सीन क्लियर है? ये -5 सेकंड ही दे रखा है क्या आपके इसमें भी? हाँ सर माइनस, तो -5 सेकंड जैसा तो कुछ हो गई, ठीक है। चलिए 5 सेकंड के बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ से इसने यू टर्न मान लिया बेटा, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पे क्या क्या सीन होता है। 0.5 सेकंड में इसने यू टर्न मान लिया, यहाँ पे आ गया
अब यहाँ से वापस इसने इधर मोशन करना चालू किया और अब ये कंटिन्यू क्या इस डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। तो अब सबसे पहला पॉइंट देखा है इसमें अपन फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसको हम लेते हैं t=5 सेकंड। पोजीशन बोल रहा है क्या निकाला, पोजीशन निकाला, पोजीशन है 5 सेकंड। अच्छा 5 सेकंड में मैं पोजीशन की बात करूं तो कैसे निकालेंगे एक बात बताओ भैया। t आधे सेकंड में तो यहाँ पे मतलब हम जो भी मोशन करेंगे हम इसके अब यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, मतलब हमने यहाँ पे 0.5 सेकंड इसलिए निकाला क्योंकि अब जो भी मोशन होगी वो अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, तो हमें अब यहाँ पे रिटार्डेशन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब क्या हो गया इसका एक्सेलरेशन होगा क्या, क्योंकि अब डायरेक्शन भी ये हो जाएगी इसकी। अरे बात समझ में, जैसे ऐसे आपने ऐसे जा रहा है मार्कर, आपने पीछे से फोर्स लगा रखा है, एक टाइम के बाद मार्कर रुक गया, फिर वापस से इधर इस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा क्या। अरे पत्थर को भी देखो आप, ऊपर गया ग्रेविटी लग रही है नीचे की ओर, एक टॉप पे रुक गया था और फिर कहां मोशन करता है, वो नीचे कंटिन्यू चल करते रहता है फिर। तो अब देखो यहाँ पर कैसे है 5 सेकंड। तो अब एक बात बताओ मुझे, पोजीशन निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक की पहले डिस्टेंस भी निकाल दो, पर ये कितनी हो जाएगी, कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताओ जरा। हाँ ये भी लगा सकते हैं या फिर ये भी लगा सकते हैं, b² = u² + 2s लगा सकते हैं क्या। इसको मैं यहाँ पे x नोट मान लेता हूँ जो भी है। तो ये b² फाइनली कितना हो गया 0। इनिशियली क्या था 10 था, 10 का स्क्वायर माइनस समझ में आ गया ना, -2 × 20 मल्टीप्लाई x नोट कितना हो जाएगा ये 40 x नोट = ये 100। तो x नोट = कितना हो गया बताओ जरा 2.5। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या होगी 2.5 मीटर होगी। देखो मैं इसको एक्चुअली इतना डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। यहाँ पे डायरेक्ट में फार्मूला लगा रख के भी करा सकता हूँ, लेकिन हमें चीजें समझ में आनी चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में पहले इनिशियली जाएगा और इसकी वेलोसिटी कितने टाइम के बाद 0 हो जाएगी 0.5 सेकंड के बाद। कितना डिस्टेंस चल चुका होगा उस केस में ये 2.5। बात समझ में आ गया। अब बस सारी डिस्टेंस यहाँ से कवर करेंगे। आगे बात समझ में। अच्छा 5 सेकंड है, 5 सेकंड में से आधा सेकंड तो हो गया। अब सिर्फ क्या लेंगे 4.5 सेकंड ले लेंगे। कितना टाइम ले लेंगे 4.5 सेकंड ले लें अपन। बात समझ में आ गई मेरी, क्लियर है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। और भी इसका और भी आसान तरीका हो सकता है। अभी रिटार्डेशन से यहाँ तक गया, अच्छा यहाँ से यहाँ तक आने में इसको आधा सेकंड लगेगा क्या। चलो इसको और भी आसान कर देते हैं यार, ताकि आपको और भी आसान लगे। देखो वापस एक बात बताओ, ये आधे सेकंड में यहाँ से यहाँ तक है, 0 से यहाँ तक आने में इसको आधा सेकंड ही लगेगा। आप चाहे देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियली u0 = b + 80, ये u0 होगा, b = यहाँ पे 80, b यहाँ पे हो जाएगा वापस 10 हो जाएगा। कितना है a कितना दे रखा है आपने अपना 20, और टाइम आधा सेकंड 20 × ½ कितना होता है 10 होता है। मतलब अब भी इसकी डायरेक्शन जो होगी वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी। तो अपन एक काम करते हैं, इसको आसान कर लेते हैं, इसको भी सबको हटा दो आप, ठीक। यहाँ पे वापस भूल जाओ सब कुछ। इसको मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहला केस, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आधा सेकंड, फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा इसको आधा सेकंड। मतलब टोटल वापस ये यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से वापस नीचे आ गया, तो ये t = 1 सेकंड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन लेकिन कहाँ है, पास में आ गई, क्योंकि मैंने इसलिए लिया बेटा कि मैंने यहाँ पे आ गया मैं तो ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मुझे डायरेक्शन वापस मुझे 0 से ही लेनी है। अरे पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का हम हमेशा 0 से लेते हैं ना, कि यार 0 से मतलब जहाँ इनिशियल पॉइंट। तो मैंने वापस इसको उठा के वापस इनिशियल पॉइंट पे इसलिए लेके आया ताकि मैं अब जो पोजीशन निकालूंगा वो डायरेक्ट अपने को यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए भैया, अच्छा 1 सेकंड तो यहाँ पे व्यतीत हो गया क्या, पूरा यू टर्न मारने में टोटल टाइम कितना इन्वेस्ट हो गया यहाँ पे 1 सेकंड। अब 5 सेकंड का बोल रहा है, 5 सेकंड में से 1 सेकंड इन्वेस्ट हो गया, लेकिन वापस ये अपने ओरिजिन पे है क्या। तो कितने सेकंड बचे हुए हैं 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितना होता है देखिए, तो a = ut + ½ dt। सारे बच्चों ने पढ़ा है, x मान लेते हैं, इसे x1 मान लेते हैं, x u कितना है यहाँ पे भी 10 ही होगा। देख लेना चाहे आप डायरेक्ट पुट करके, मैंने बताया था भाई 20 × ½ कितना हो जाएगा 10 4 सेकंड 1/2 20 का लेगा 24 सेकंड का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ जरा 80 + 2 10 160 मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 200। बात समझ में आ गई, ये पहले का। अच्छा मैं वापस से उठा के क्यों लाया, इसका मतलब समझ में आया क्या आपको। देखो पहले कहाँ जा रहा था ये ऊपर, अरे एक टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गया 0, फिर वापस नीचे आया और वापस यहाँ पे आके क्या हो गया 0 हो गया। बात समझ में आ गया। सॉरी
यहाँ पे 0 हो गया, फिर वापस यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आ गया। तो जिस पोजीशन पे वापस आ गया, वापस वहां पे स्पीड उतनी होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन अब कौन सी डायरेक्शन में होगी? नीचे की ओर। आ रही बात समझ में? मतलब अब भी यहाँ पे स्पीड है वो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन अभी डायरेक्शन क्या हो गई? बदल गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बताओ t इक्वल टू कितना टाइम लगा यहाँ पे? कितना लगा? 25 सेकंड तो रखा है। 25 सेकंड। अच्छा 25 सेकंड में से 1 सेकंड में हमें बीत गया क्या? हां मेरी बात समझ में आ गई? तो 25 सेकंड में 1 सेकंड तो कितना सेकंड लगा? 4 है ना। यहाँ पे जो t डैश लेंगे, यहाँ पे भी अपने यहाँ पे 4 सेकंड लेंगे और यहाँ पे t डैश लेंगे वो 24 सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने ये 1 सेकंड क्यों कम कर रहा हूँ मैं? ओरिजिन से ऊपर जाके वापस ओरिजिन पे आने में उससे क्या 1 सेकंड तो ऑलरेडी लग गया। मतलब 1 सेकंड इसलिए अपने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करें। चलिए नेक्स्ट वन, इसको s इक्वल टू सेम फार्मूला s इक्वल टू u प्लस इसे मैं x2 बोल रहा हूँ। u कितना मीटर? 10 24 प्लस 1/4 20 into 24 का स्क्वायर। कर लोगे क्या इसको सोल्व? थर्ड वाले में मैं निकाल देता हूँ x3 इक्वल टू कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? 100 सेकंड। लेकिन यहाँ पे मैं t इक्वल टू कितना? 99 सेकंड। 99? यस तो u it is 99 plus half into 20 into 99 स्क्वायर। काफी ज्यादा बड़ा आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या यार? तो यार ये पूरा सिनेरियो है, वापस से आप भूल जाओ कि इनिशियल स्टेज में आ जाओ। एक पार्टिकल बोल रहा है कि ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, नीचे यहाँ पे फोर्स कर रहा है 1 मीटर। तो पहले तो मैंने यहाँ पे F40 करके a निकाल दिया। यहाँ तक का सीन क्लियर था। उसके आगे ऊपर जा रहा है, मैं बोल रहा कि आधे सेकंड में ये यहाँ से लेके यहाँ पहुंच गया, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। मतलब 10 से वेलोसिटी 0 हो गई, तो 0 से 10 तक पहुंचने में भी मुझे उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ से तक आधा सेकंड लगा, हाफ सेकंड, तो वापस यहाँ से यहाँ तक आने में हाफ लगा, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? 1 सेकंड। मतलब मैं वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। अब बंदे ने बोला कि आपको पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन हम क्या हमेशा ओरिजिन से लेते हैं क्या? तो मैंने अब जो भी पोजीशन डिस्टेंस निकलेगी वो यहाँ पे ओरिजिन पे हूँ ऑलरेडी, तो ओरिजिन से निकलेगी। लेकिन मैंने सब में से एक सेकंड इसलिए मैंने कम कर दिया ताकि ये है ना घूम के पूरी 1 सेकंड में आ गया। तो जैसे मान लो 5 सेकंड, तो 5 का क्या कर दिया? 4। 25 था तो 24, 100 था तो 99। बात समझ में आ गई? तो चलिए भैया इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा नहीं था, इसको कर लिया मैंने 11 12 13। मैं आपको 4 क्वेश्चन दे दूं भैया? जी सर। कर लोगे? 11 12 13। अच्छा 10 तक राख लो। हाँ जी 11 12 13 ये 3 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। पहले बात तो पहला मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ। पहला क्वेश्चन दे रहा भैया अटल ट्रांसफर द रेस्ट एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली टू मीटर। तो यहाँ देखो इसमें हिंट ये है कि 10 सेकंड तक तो ट्रक खुद चला, और अब देखो 11 सेकंड मतलब उसने जस्ट 10 सेकंड पे अपन ने, तो ये बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? ड्रॉप्ड बाय द पर्सन एट टॉप ऑफ द 10 सेकंड के बाद एक पार्टिकल ने यहाँ पे मतलब छोड़ दिया उसने बंदे ने, तो 11 सेकंड के बाद अपने को यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा तो सिर्फ 1 सेकंड की मोशन हुई क्या पत्थर की? अरे टोटल 11 सेकंड में 10 सेकंड के बाद तो उसने पत्थर को छोड़ा है, तो सिर्फ 1 सेकंड वाला ही निकालना है अपने को। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए एक्चुअली 10 सेकंड में उसकी जो ट्रक की स्पीड होगी वो निकाल सकते हैं क्या? v इक्वल टू u प्लस 80 से? यस सर। अरे बात समझ में? तो वही तो स्पीड पत्थर को मिलेगी, और 11 सेकंड में तो एक तो पत्थर को x एक्सिस में मिल जाएगी स्पीड, दूसरी यहाँ पे ग्रेविटी भी उससे 1 सेकंड की वो निकाल देंगे अपन। दोनों को मैं करवा दूंगा, वेक्टर फॉर्म से हो जाएगा, ये भी इजी है। ट्राई करके देखोगे? जी सर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा। Group of the mass of point of hung so the spinning of the room of string of 2 meter long is set into nozzle shell. The speed of the bob is the means of the mean position of 1 meter per second. What is the trajectory of the bob string is the cut when the bob at the one of the extreme position its mean position. अब यहाँ पे दो टाइप के, जैसे मान लो एक पार्टिकल है बोब, उसको अपन ने एक स्ट्रिंग से ऐसे लटका रखा है, उसको मैं इस तरह से ऐसे घुमा तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा इस तरह से। देखो ना पेंडुलम है। तो आपको क्या करना है, जब वो मीन पोजीशन मतलब बिल्कुल सेंटर में हो तब अगर आप स्प्रिंग काटेंगे तो वो ऐसे मोशन करेगा इस तरह से। अरे यार जैसे मान लो मीन पोजीशन पे क्या एकदम ऐसे जा रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल, ऐसे मोशन करेगा ना। तो जब ये मीन पोजीशन पे मतलब सेंटर में होगा तो ऐसे जा रहा होगा, स्प्रिंग काट दोगे तो ये वाला फोर्स आपने हटा दिया, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है इस तरफ से जाएगा और ऐसे करके नीचे हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब स्ट्रेट मोशन करने का हॉरिजॉन्टली उस इनिशियल पोजीशन में। अब जब बात करते हैं अपन टॉप पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे ऐसे मान लो यहाँ पे मीन पोजीशन की जगह एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे जैसे मान लो कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जस्ट टॉप पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, काटेंगे स्प्रिंग, तो अब यहाँ पे जैसे मान लो कि तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, फिर तो वो जंप कर जाएगा नीचे क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन वापस अगर इनिशियली जस्ट उससे टर्न मारा है मतलब, तो जैसे करेंगे तो इस तरह वापस मतलब ये फिर एक स्ट्रेट मोशन करेगा। तो यहाँ पे जब मीन पोजीशन पे होगा तो हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो वर्टिकल मोशन करेगा। अरे सीधी सी बात है, टॉप पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी,
स्क्रीन काट दो, आप नीचे नीचे गिर जाएगा यार, क्या क्या उसमें सोचना ही क्या है। चलिए भैया यहाँ तक का समझ में आ गया। Yes. वेरी गुड। अब मेरा तो मास एक्सेल 7 kg स्टैंड द बैटरी ऑफ स्केल ऑफ लिफ्ट ऑफ द मूविंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन। बेटा ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, 70 kg का मैंने लिफ्ट प्रॉब्लम पढ़ाई है आपको। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है तो सुडो फोर्स नहीं लगेगा, तो n इक्वल टू क्या mg हो जाएगा, मतलब उतना ही वेट रिप्रेजेंट करेगी जितना उसका एक्चुअल में है। कितना 70 kg आ रही है समझ में। नेक्स्ट बोल रहा है कि डाउनलोड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर, तो क्या mg माइनस a पढ़ा था अपन ने। वेरी गुड। अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 ये कर लोगे d प्लस a। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल ईच, तो निकाल लोगे भैया। पहले में तो 70 kg, दूसरे में हो जाएगा ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 15 15 जो कनेक्शन पर 7 105 5 किलोग्राम, और सेकंड वाले में होगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड वाले में सॉरी एक माइनस होगा यार, इट इज माइनस, तो इट इज द 5 मल्टीप्लाई 5 से 35 किलोग्राम है ना, और इसमें हो जाएगा 105 किलोग्राम। निकाल लेना, ऐसे माइंड से सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, question 14 figure show the position of the position graph like the atomic particle equal less than 0, okay 4 second equal to 0 to 4 second, okay भैया equal 0 to 4 second pulse at the velocity of the dimension of the motion। चलो question number 14 चलिए कर दीजिए बेटा इसको शुरू है। अच्छा क्वेश्चन में 11 मैंने 11 12 13 आपको दी है, मैंने हिंट दे दी। लिफ्ट वाला प्रॉब्लम वो भी कर लोगे, ये पेट्रोल वाला भी आपको देख लेना है, और ये वाला भी ट्रक वाला भी अपन ने जो भी ट्रेन की जो खिड़की वाला एक पार्ट एक यूज किया था वही कुछ यूज होना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको 3 क्वेश्चन में आपने एचडब्ल्यू दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है ये थोड़ा ग्राफिकल प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं है। देखो इस तरह से आपने को यहां पे दे रखा है, एंड दिस इज द पोजीशन x एंड दिस इज द टाइम t। Is that clear? Yes, sir. And the graph is here like that. And at t equal to 4 सेकंड पर ये बोल रहा है कि भैया यहाँ पे पोजीशन है वो क्या है हमारी 5 मीटर, ऐसे कुछ दे रखा है। अब बोल रहा है कि t यहाँ पे लेस देन 0 जो भी है, तो इम्पल्स पहला बोल रहा है कि फोर्स ऑन द पार्टिकल एट t लेस देन 0। भैया t लेस देन 0 टाइम तो लेस देन 0 होगा ही नहीं, तो ये तो गलत बात होगी इसमें। तो यहाँ पे t ग्रेटर देन 4 सेकंड, ग्रेटर देन 4 सेकंड मतलब ये यहाँ पे हो रहा है, और एक हो रहा है 0 to 4 सेकंड मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पे रहा होगा। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पे एक बात बताओ बेटा, सर कहाँ पर 3 अच्छा 3 ये ठीक है 3 मीटर ठीक है भैया। अब देखो जरा, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो फोर्स निकालना है। अच्छा यहाँ पे मास कितना दे रखा है बंदे ने बताओ, 4 kg। आ रही बात समझ में। अच्छा पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर कोई पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, या फिर ये यहाँ पे तो क्या रेस्ट में आ गया, क्या टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये क्या इन रेस्ट है क्या। और यहाँ पे देखो ये क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, बताओ जरा। अरे ये तो पढ़ा है मैंने, इस तरह से ग्राफ एकदम स्ट्रेट हो तो स्ट्रेट हो जाए कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। हाँ अगर ये हाई मतलब पैराबोलिक टाइप होता तो फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन है। अच्छा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर मान लो कि बेटा वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, मैं पहले ए ऑप्शन कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो पहले पॉइंट में भी एफ नेट कितना हो जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0। सेकंड टेस्ट में तो पार्टिकल रेस्ट पर ही है, जब यहाँ पे ये पहला केस जो है ये है t इक्वल टू यहाँ पे लेस देन 4 सॉरी ग्रेटर देन 4, पहला ग्रेटर देन 4 सेकंड जो भी है। अच्छा लेस देन 0 तो कोई चीज नहीं, टाइम में तो गलत ही है। लेस देन 0 मतलब इधर तो कोई ग्राफ दे रखा है क्या आपको, नहीं रखा है, कोई बोल नहीं सकते कुछ। फर्स्ट में बोल रहा है यहाँ पे t 0 से यहाँ पे t जो है वो 0 से 4 सेकंड के बीच में रहे। अच्छा 0 से 4 सेकंड के बीच में रहे मतलब ये 0 से लेके तो 4 सेकंड के बीच मतलब हम यहीं पर है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन 0। तो हम जानते हैं कि f इक्वल टू क्या होता है, m into a होता है क्या, तो भैया a ही 0 है तो फोर्स नेट भी क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट वन जब t ग्रेटर देन 4 सेकंड, अब ग्रेटर देन 4 सेकंड की बंदा बात कर रहा है यहाँ पे, तो भैया पार्टिकल तो रेस्ट में आ गया, अब रेस्ट में तो कोई फोर्स क्या लगेगा उस पे, अरे सर में, तो उस केस में बताओ जरा कि इस पे नेट फोर्स कितना हो गया 0। अरे मेरी बात समझ में। चलिए ये तो हो गया। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं इसका ही बी ऑप्शन मतलब बी पॉइंट, क्या बोल रहा है ये बंदा, इम्पल्स एट t इक्वल टू 0 एंड
t इक्वल टू 4 सेकंड। देखो जीरो पे मतलब जस्ट करें यहाँ पर, तो एक्चुअली वेलोसिटी जो होगी यहाँ पर, वेलोसिटी देखो यहाँ पे, तो वेलोसिटी अगर मान लो मुझे xt ग्राफ दे रखा होगा तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करूंगा मैं, उसका स्लोप लेना पड़ेगा क्या मुझे। अरे बात समझ, अरे डिस्प्लेसमेंट मतलब फॉरवर्ड जा रहे हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट से फॉरवर्ड वेलोसिटी, मुझे स्लोप लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्लोप भी निकाल सकते हो, ये थीटा है, tan थीटा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर, कितना है बेटा परपेंडिकुलर, ये 3 है क्या, यस और ये क्या है 4 है, 3/4, तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे 37 डिग्री है ना। अगर एंगल और ये tan थीटा मतलब xt ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अरे मैंने यही तो बताया था जी आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो यहाँ पे स्लोप होता है, मेरे वीडियोस देखिए ग्राफ का, वही किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो अच्छा वेलोसिटी यहाँ पे 3/4 हो गई है, कितनी हो गई बेटा 3/4 को अपन यहाँ से मीटर पर सेकंड, तो 3/4 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा, 0.75 जो है हमारा मीटर पर सेकंड यहाँ पे हमारा वेलोसिटी हो गया। अच्छा इनिशियली जो पार्टिकल की बोला था जस्ट यहाँ पे जाएंगे तो वेलोसिटी तो यही होगा, तो भैया यहाँ पे अब जैसे ही आगे जाएंगे अपन यहाँ से कोई वेलोसिटी में चेंज हो रहा है क्या बिफोर 4 सेकंड, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो चेंज हो रहा है। अरे वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हमारा जो इंपल्स जो आएगा वो कितना हो जाएगा 0। अरे बस समझ में, तो पहले का अगर मैं बात करूं बी का पहला पॉइंट की नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, भैया जो है वो है यहाँ पॉइंट मतलब 0 सेकंड में कुछ दे रखा है, इधर का ग्राफ दे रखा तो चलो मैं मान लेता कुछ, लेकिन इधर तो ग्राफ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे नो चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे आई मतलब जो इंपल्स मतलब डेल्टा पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बताओ जरा, वो भी 0। इसका ही सेकंड पार्ट है। अब ये बोल रहा है कि t इक्वल टू 4 सेकंड, आएगा समझ में। अब देखो बेटा 0 से लेके यहाँ तक तो जो वेलोसिटी है वो अभी आपने निकाली है 0.75 मीटर पर सेकंड आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये 4 से जस्ट अप होता है तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्या, अरे पार्टिकल में आ गया तो वेलोसिटी क्या हो गई 0। आएगा समझ में। तो चलिए बेटा p इनिशियल तो अगर मैं निकालूं कितना आ जाएगा बताओ जरा, कि मास कितना दे रखा है बताओ जरा 4, वेलोसिटी 0.75, अरे 4 से पहले जस्ट 4 से पहले मतलब यहाँ पर, अरे जैसे 4 से पहले यहाँ पर तो 4 से जैसे रिवर्स जाएंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी 0.5 और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। नहीं आई मेरी बात समझ में, t इक्वल टू 4 सेकंड पे जस्ट अपन पीछे जाए जस्ट बैक, तो यहाँ पे क्या 0.75 है, निकाला ना अपने अभी स्लोप से, और जैसे ही जस्ट आप जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 0। अरे बस तो चलिए p इनिशियल देखो तो ये आएगा क्या बेटा, तो कितना आ जाएगा ये p बताओ जरा 3 हो जाएगा ये 3 जो भी है आपका, तो पहला p इनिशियल तो 0 आ गया, सॉरी 3 आ गया, p फाइनल। अब वेलोसिटी 0 हो गई कि जैसे p फाइनल मतलब जस्ट अपन जंप करें 4 के इधर तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम भी क्या हो गया 0 हो गया। तो अच्छा डेल्टा p कितना हो गया बताओ जरा, p फाइनल माइनस डेल्टा p को इंपल्स बोलते हो क्या आप लोग, 0 माइनस 3 तो इंपल्स हो गया यहाँ माइनस। अरे बात समझ में। तो भैया ये हो गया हमारा इंपल्स, तो पहले केस में कितना हो गया 0 और दूसरे केस में -, जो भी है बात समझ आ रही। अब याद रखिए आपको इंपल्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप, कोई भी टाइम एक स्पेसिफिक आपको टाइम दे रखा है तो जस्ट उसके इधर चले जाओगे इधर चले जाओगे, यहाँ का आपको मोमेंटम pi कहलाएगा, यहाँ का p फाइनल, तो डेल्टा p इक्वल टू क्या हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। बात समझ आ गई। तो हम फिर उस टाइम को नहीं लेते, वो टाइम के जस्ट बैक फॉरवर्ड, उससे अगर वेलोसिटी में चेंज हो गया तो वहां पे तो इंपल्स हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो फिर इंपल्स कितना हो जाएगा 0। इसको नोट कीजिए अच्छा क्वेश्चन। Each of the mass 0.05 kilogram moving in the opposite direction with the speed of 6 meter per second collides and rebounds with the same speed. ठीक है, what is the impulse imparted to each balls due to each other? देखो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ये अभी अपन ने पढ़ा भी नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे अपन। मान लो कि दो बॉल्स है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये मान लो v1 से जा रही है अभी और ये क्या जा रही है v2 से।
आ रही बात समझ में? तो एक्चुअली ये अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखेंगे कि इसके बाद ये आपस में इन दोनों का क्या होता है, कोलिजन होता है, कहीं ना कहीं पॉइंट्स पे ये टकराती है। आ रही बात समझ में? टकराने के बाद वापस से क्या ये यू टर्न ले लेगी, यू टर्न ले लेगी, तो ये यहाँ पे कोलिजन के बाद जो ये वाली बॉल है ये तो इधर चले जाएगी और ये वाली बॉल क्या चले जाएगी, इधर चले जाएगी। आ रही बात समझ में? तो एक्चुअल में ये मैं आपको प्रूव कराऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि ये अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेती है। क्या कर लेती है बेटा? एक्सचेंज। v1 वाले की अभी इधर थी तो सेकंड वाले को v1 दे देगी, इस वेले का v2 था तो ये वाला v2 दे देगा। तो अब देख एक बात बताओ, यहाँ पे पूछा गया इंपल्स, इंपल्स कितना हो गया बताओ जरा। वैसे तो बंदे ने बोला है कि यहाँ पे सेम वेलोसिटी है, यहाँ पे तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन अगर इस टाइप का होता है तो हम क्या करेंगे। चलिए भैया इस पार्टिकल की बात करें। वैसे भी यहाँ पे v1 और v2 क्या दे रखा है आपस में, सेम दे रखा है। बात समझ में आ गई? चलिए भैया p इनिशियल, इसको सबको हम यहाँ पे v मान लेते हैं। p इनिशियल, इसका अगर ये वाला डायरेक्शन को मैं यहाँ पे पॉजिटिव मानूं तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ जरा। तो जब p इनिशियल कितना आ जाएगा बताओ जरा, m into v हो जाएगा क्या? आपको नेगेटिव डायरेक्शन में तो आगे क्या लगा दी, p फाइनल बताओगे आप मुझे कितना आ जाएगा बेटा बताओ जरा, m भी आ जाएगा। ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। इंपल्स का मतलब क्या होता है बताओ जरा, आगे बात समझ में, p फाइनल माइनस mv माइनस माइनस, समझ में आ गया बेटा? कितना आ गया, तो निकाल लिया क्या इंपल्स अपन ने? तो m कितना दे रखा बंदे ने बताओ जरा, 0.05, और यहाँ पे ये कितना दे रखा है बताओ जरा, 6 दे रखा है क्या? कितना हो जाएगा बताओ, 0.6। क्लियर है? ये अपना इतना न्यूटन इंटू सेकंड अपना, ठीक है बेटा। तो चलिए भैया बाकी के आपको जो क्वेश्चन है खुद से करने की कोशिश करना है। अपना कौन सा बचा हुआ है यहाँ पे अभी, 19, 20 ट्राई करोगे इसको घर पे? चलिए फिर मिलते हैं अपन, अपना ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से।